नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी जुड़ेंगे जो आपको बजट से जुड़ी अहम खबरें बताएंगे। कुछ कॉरपोरेट को भी हम सुनेंगे कि आखिर उनकी बजट से क्या उम्मीदें हैं, और इसके साथ ही आईआईटी बॉम्बे आपको लिए चलेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि आईआईटी बॉम्बे के छात्रों का आखिर निवेश मंत्र क्या है और उनके बीच दिग्गजों ने उन्हें किस तरह की सलाह दी है। लेकिन सबसे पहले बजट में सरकार लो इनकम ग्रुप और कम सैलरी वालों को राहत देने की तैयारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से क्या है पूरी खबर, बताने के लिए प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, काफी उम्मीदें हैं और क्या अंदर खाने से खबर आ रही है? देखिए, सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना। लिहाजा इस बात की संभावना है कि बजट में सरकार कई तरह के ऐलान कर सकती है ताकि जो लो इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास है, उसको फायदा हो। जहां तक सैलरीड क्लास की बात है, टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव से संबंधित जहां तक मसला है, कई लेवल पर इससे संबंधित चर्चाएं हुई हैं। इंडस्ट्री ने भी अपने सुझाव दिए हैं। सरकार के अंदर भी कई मोर्चों पर इस मसले को लेकर बातचीत हुई है और इस बात की संभावना है कि सरकार सैलरीड क्लास को, जो लो इनकम ग्रुप है, उसको राहत दे सकती है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो न्यू टैक्स स्लैब है, न्यू टैक्स रेजीम है इनफैक्ट, उसके तहत सरकार कुछ रियायतें दे सकती है, जिसमें खासकर जो 3 लाख से 7 लाख कैटेगरी के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इनकम ग्रुप है, उसको राहत दी जा सकती है। टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट है ओवरऑल तमाम एग्जेम्पशंस के साथ, जो इस वक्त 7,26,000 रुपए के आसपास है, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे इससे जो सैलरीड क्लास है उसको बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना चाहती है। कई तरह के दूसरे विकल्पों पर भी चर्चाएं हुई हैं और इससे संबंधित घोषणाएं हम देख सकते हैं। हालांकि ये जो बदलाव है ये न्यू टैक्स रेजीम के तहत देखने को मिलेगा। सरकार प्रोसेस को भी और ज्यादा आसान बना सकती है ताकि जो ट्रांजिशन है ओल्ड टैक्स रेजीम से न्यू टैक्स रेजीम के तहत, उसमें और तेजी आए। इसके अलावा बड़े टैक्स स्लैब में, खासकर हायर टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव हो, इस बात की संभावना कम है। लेकिन हाँ, लो इनकम ग्रुप के लिए, मिडिल क्लास के लिए बड़ी घोषणाएं हों, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इस कई लेवल पर इस मसले पर चर्चाएं हुई हैं, प्रेजेंटेशन दिए गए हैं। सरकार के सामने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना, हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा इससे संबंधित घोषणाएं होते हुए हम देख सकते हैं। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर रेलवे और हाईवे पर बड़ा फोकस हो सकता है। खासकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। बजट से जुड़ी इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ समीर दीक्षित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी समीर, बताएं। यूनियन बजट में सरकार का रेलवे सेक्टर पर विशेष फोकस रहने वाला है। सूत्रों की माने तो जो बजटीय एलोकेशन वित्त वर्ष 25-26 के लिए रहेगा, उसमें तकरीबन 15 से 20% की बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में रह सकती है और ये बजटीय एलोकेशन करीब 2.8 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। और ज्यादा बजटीय आवंटन का मतलब है कि रेलवे 3 विशेष एरियाज में इसका खर्च करेगी। सबसे पहला है हाई स्पीड मोबिलिटी, जहां पर सरकार ज्यादा से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन, यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए जो स्लीपर वेरिएंट वंदे भारत ट्रेन बनाई गई है, उसको भी ज्यादा से ज्यादा पटरी पर उतारने की कोशिश करेगी। दूसरा है सेफ्टी पर, यह जो कवच है, एंटी कोलिजन सेफ्टी डिवाइस मैकेनिज्म, कवच का रोल आउट ज्यादा करेगी सरकार। इसमें ज्यादा रेलवे लाइन को या रेल नेटवर्क को कवच के दायरे में लाना और 10,000 लोकोमोटिव को 2 साल के भीतर कवच सेफ्टी मैकेनिज्म उसमें लगाना, यह भी सरकार के लक्ष्य में शामिल है। तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए सेफ्टी पर खर्च या आवंटन इसका किया जा सकता है। तीसरा है जो मौजूदा रेलवे नेटवर्क है उसको बढ़ाना और उसको और विस्तार करना, यानी कि रेलवे लाइन के डबलिंग और ट्रिपलिंग पर जबरदस्त खर्च किया जा सकता है। इस सबके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट में यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट, या सीधे यूं कहें कि जम्मू से श्रीनगर रेल कनेक्टिविटी का जिक्र कर सकती हैं और संभवतः ट्रेन चलाने का भी ऐलान कर सकती हैं। शुक्रिया करेंगे समीर आपका बजट की इस एक्सक्लूसिव खबर को हमारे सामने लाने के लिए। चलिए, जैसा हमने आपसे वादा किया था, कॉरपोरेट जगत की बजट से क्या उम्मीदें हैं ये हमने जाना, और मार्केट के जो महारथी हैं वो क्या सोचते हैं बजट को लेकर, इस बारे में हम समीर अरोड़ा और गौतम शाह की जरा राय सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट को टैक्स कट दे दिया 19 में, गवर्नमेंट ने रूरल एंड लोअर सेगमेंट को दे दिया जो भी फूड राशन सब्सिडी जो भी, तो अब वो सबसे ज्यादा दुखी लोग लगते हैं मिडिल क्लास।
क्योंकि वो शोर भी ज्यादा मचाते हैं, ट्विटर पे आते हैं, जो भी करते हैं सोशल मीडिया, उनके लिए थोड़ा बहुत, पर वैसे भी जस्टिफाइड है कि वो थोड़ा कोई टैक्स छोटा मोटा कट हो जाए, बिकॉज मोटा तो हो ही नहीं सकता, वो तो डिफाइंड जितनी कैपेसिटी है। तो आपने 30-40 हज़ार करोड़ बांटने हैं, तो आप अगर 2 करोड़ टैक्स पेयर को दे देंगे, तो जो भी 15 हज़ार रुपए पर ईयर टाइप जो भी ऐसे कुछ दे देंगे, तो 2 हज़ार रुपये 1,500 रुपये पर मंथ का कुछ हो जाएगा। ये मेरे को लगता है मैक्सिमम मैक्सिमम। और तो कुछ क्या होना है, बाकी नॉर्मल ग्रोथ होगी उसमें। I'm sure the government is also looking at what is happening around in terms of the slowdown, in terms of the earnings that have come up in the last 2 weeks. और ये सारे factors को देख के I'm sure the government will take a very calculative stance on the 1st of February. पर मेरा मानना है कि क्योंकि risk reward अच्छा है, क्योंकि सारे negatives mostly price में है, मुझे लगता है कि इस लेवल्स पे बाइंग चालू कर देनी चाहिए। 6 से 12 महीने के बारे में सोचिए, आई थिंक मार्केट काफी कंफर्टेबल है। तो ये था हमारा बजट का सेगमेंट और अब बढ़ते हैं अपने कुछ खास खबरों की ओर और आपके लिए सबसे पहले 5 का पंच लेकर आते हैं, जहां मेरे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने आज के मार्केट में एक्शन भरा पंच लगाया। जी रविंद्र बताएं। 5 के पंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज Q3 रिजल्ट के चलते और ब्रोकेज के चलते जो एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं सिप्ला की, जहां पर सिप्ला ने अपने तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 7% की जो है ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी जो हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, जिसमें 47% का जो ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1574 करोड़ पर। इसी के साथ साथ बात करें एबिटा की, तो एबिटा में जो है एबिटा जो है 87 करोड़ पर देखने को मिला। वही मार्जिन में भी जो है जो ग्रोथ देखने को मिली 28% पर। और जो वन इंडिया बिजनेस है उसमें भी जो है हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगला जो फोकस में रहा है टीटी के प्रेस्टीज, जहाँ पर कंपनी का जो तीसरी तिमाही का जो रेवेन्यू है उसमें 1.5% की जो है डिक्लाइन देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें एबिटा, तो उसमें भी जो 6 से 7% की जो है डिक्लाइन देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं नेट प्रॉफिट में भी जो है दबाव देखने को मिला है 58.45 करोड़ पर। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है टीवीएस मोटर, जहाँ पर कंपनी का जो तीसरी तिमाही में जो रेवेन्यू है उसमें 10% के आसपास की जो ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी जो है 4% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली 618 करोड़ पर। और जो एबिटा है उसमें 17% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जो मार्जिन है वो 11.9% पर देखने को मिला, जो 68 बेसिस पॉइंट अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है बालकृष्णा इंडस्ट्री, जहाँ पर नोमिरा ने जो है नोट निकाली बालकृष्णा इंडस्ट्री पर और उन्होंने जो है अपग्रेड किया बाई पर, जो उन्होंने पहले न्यूट्रल रेटिंग रखी थी और टारगेट प्राइस जो है 3242 पे रखा है। उनका कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग एक्सपेक्टेड है H2 FY25 में, जो इंडिकेट करता है अप साइकिल, और जो करंट वैल्यूएशन है कंपनी का EV टू EBITDA वो 14 टाइम्स है, जो कि अट्रैक्टिव लगता है। और कंपनी का जो एम है इंक्रीज करना ग्लोबल मार्केट शेयर 10% पर। और कंपनी का जो मार्केट शेयर गेन है इंडिया और US में वो सस्टेनेबल रह सकता है। अगला और आखिरी जो स्टॉक फोकस में रहा है पेट्रोनेट LNG, जहाँ पर सिटी ने नोट निकाली है पेट्रोनेट LNG पर और उन्होंने जो है जो मेंटेन रखा है सेल रेटिंग 90 डे नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ और टारगेट प्राइस जो है 310 का रखा है। उनका कहना है कि हायर प्रोविजन रिवर्सल के चलते जो है कंपनी का जो अर्निंग है उसमें इम्पैक्ट देखने को मिला और जो दहेज प्लांट है यूटिलाइजेशन वो बिलो एस्टिमेट रहा है, जो कि नियर टर्म जो डिमांड एक्सपेक्टेड है जिसके चलते जो है वीक रह सकती है। और उनका कहना है कि जो क्लैरिटी है टैरिफ फॉर द रिनाउंड कतर LNG कॉन्ट्रैक्ट उस पर जो है देखना रहेगा कंपनी का क्या क्लैरिटी आती है। शुक्रिया करेंगे रविंद्र आपका। सरकार जल्द कोल इंडिया की सब्सिडरी की लिस्टिंग करा सकती है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार अगले वित्त वर्ष में कोल इंडिया की जो सब्सिडरीज है उसकी लिस्टिंग की प्रक्रिया को प्राथमिकता दे सकती है, प्रायोरिटी पर डाल सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले को लेकर चर्चाएं हुई हैं कोल मिनिस्ट्री और दीपम के बीच में और इस बात पर सहमति है कि कोल इंडिया लिमिटेड की कम से कम एक जो सब्सिडरी है उसकी लिस्टिंग FY26 में हो। और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से CMPDI वो पहली कंपनी हो सकती है कोल इंडिया की सब्सिडरी के तौर पर जिसकी लिस्टिंग एक्सचेंजेस पर की जाएगी। हालांकि कंपनी ने प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और सही वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोल मिनिस्ट्री का ये मानना है कि जो लिस्टिंग की प्रक्रिया हो
वो कम से कम 2 कंपनियों के लिए वो अगले वित्त वर्ष में कंप्लीट हो, इससे बेटर वैल्यूएशन में फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ जो गवर्नेंस है सब्सिडरीज़ की, कोल इंडिया की बात करें, उसको भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि दीपम का मानना है कि 2 लिस्टिंग के बीच में सफिशिएंट वक्त रखा जाएगा ताकि मार्केट एपेटाइट भी बनी रहे और प्राथमिकता ये है कि कम से कम एक सब्सिडरी की लिस्टिंग जो है वो FY26 में हो। दरअसल सरकार की जो नई रणनीति है PSUs को लेकर, वो इसी का हिस्सा है जिसमें जो नॉन कोर एसेट्स हैं और जो सब्सिडरीज हैं PSUs की, उसकी लिस्टिंग को लेकर प्राथमिकता दी जा रही है। उसी दिशा में प्रयास ये है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि कोल इंडिया की जो 2 सब्सिडरी है जिसकी मंजूरी मिल चुकी है सरकार की तरफ से कम एक कंपनी को FY26 में लिस्ट करा लिया जाए। शुक्रिया प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। इधर AI कंपनी ओपन AI के खिलाफ भारतीय जो मीडिया संस्थान है उन्होंने मोर्चा खोल लिया है। क्या है पूरा मामला, सुमिता करीर बता रही हैं। जी सुमिता। लीडिंग इंडियन मीडिया आउटलेट्स OpenAI के अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये बोल रहे हैं कि ChatGPT क्रिएटर OpenAI जो है वो उनका कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहा है और वो भी बिना परमिशंस के। एक जो डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन है जिसके अंडर काफ़ी सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की है। उन्होंने ये बोला है कि उनका जो न्यूज़ वेबसाइट्स है वो स्क्रेप किया जा रहा है टू स्टोर एंड रिप्रोड्यूस देयर वर्क्स फॉर OpenAI यूजर्स। उन्होंने बोला है कि कंटेंट एडेप्टेशन मास स्केल पे हो रहा है और AI मॉडल्स जो हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है वास्ट क्वांटिटीज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क्स और बिना लाइसेंस के, जिसकी वजह से जो कॉपीराइट है इंडियन डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स का उसका वायलेशन हो रहा है। उन्होंने आखिरी में ये भी ऐड किया है कि इससे ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन को सुपर चार्ज किया जा रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि फर्स्ट केस जो था जो ChatGPT के अगेंस्ट फाइल हुआ था वो ANI ने फाइल किया था और यही केस जो है अब इन डिजिटल न्यूज़ मीडिया पब्लिशर्स ने एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेंगे। नाउ आपको याद होगा कि जब से ChatGPT आया है, जब से वो रेज बना, सबसे बड़ा कंसर्न जो रहा है ChatGPT को लेकर और AI को लेकर कि वो कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज करता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ग्लोबली भी लॉसूट्स फाइल किए गए हैं OpenAI के अगेंस्ट, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा, डेनवर पोस्ट के द्वारा, द शिकागो ट्रिब्यून के द्वारा, और ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए। बट बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जो है वो लाइसेंसिंग डील स्ट्राइक कर ली हैं, जिसकी वजह से वहां पे कोई इशू नहीं होता कॉपीराइट प्रोटेक्शन का। अब OpenAI ने अपने डिफेंस में बोला है कि हम वी टेक ग्रेट केयर इन आवर प्रोडक्ट्स एंड डिजाइन प्रोसेसेस टू सपोर्ट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, और हम कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप्स करने के लिए, कॉन्वर्सेशंस करने के लिए एक्टिवली एंगेज्ड हैं न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से ग्लोबली। इंडिया में भी हम बात कर रहे हैं न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर की जा सकती है, उनका फीडबैक सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस एरिया में कोलैबोरेटिवली वर्क किया जाए। OpenAI ने यह भी बोला है कि AI का काफ़ी पोटेंशियल है न्यूज़ एक्सपीरियंस को ओवरऑल एनहांस करने का, और ये कि वो जो कंपनी है वो AI मॉडल्स बिल्ड कर रही है यूजिंग डेटा जो पब्लिकली अवेलेबल है, और ये जो मॉडल्स हैं ये वाइडली एक्सेप्टेड लीगल प्रोसीडेंस के द्वारा वाइडली एक्सेप्टेड है। नाउ इंपॉर्टेंट बात जो है कि इस केस का जो आउटकम होगा, इस लॉ सूट का जो आउटकम होगा, उसका सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हो सकता है ना कि सिर्फ OpenAI के लिए बट बाकी AI फर्म्स के लिए भी, जो स्ट्रिक्टर पेनल्टीज और स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस फेस कर सकते हैं कि वो अपना कंटेंट कैसे सोर्स करते हैं और उस कॉपीराइटेड कंटेंट को कैसे यूज करते हैं, और जिसकी वजह से उनके ओवरऑल बिजनेस मॉडल पे भी इंप्लीकेशंस बन सकते हैं। शुक्रिया सुमिता इस विस्तृत जानकारी के लिए, और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान लगाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी तादाद के लिए रेलवे ने क्या इंतजाम किए हैं, इसको लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO सतीश कुमार से खास बातचीत की। सिर्फ मौनी अमावस्या वाले दिन के लिए ही ये अप्रॉक्स 360 ट्रेन है या ये पूरे बैच यानी कि 29 till 4th? It is only odd hours to odd hours, sir. What will happen on 30th? Again, the odd hour will start. We have to run such more trains, and we have to have this good performance not only for a day, for consecutive number of days together, because you know on the 3rd itself the Basant Panchami is there. All arrangements are well right up to the 4th.
एक आखिरी सवाल, आपको रेलवे का क्या अनुमान है कि इतनी मैसिव एक्सरसाइज करके जहां आप 360 ट्रेन एक दिन 29 मौनी महोत्सव वाले दिन चला रहे हैं, जिसमें 190 स्पेशल ट्रेन है, आपको क्या लगता है कि कितने पैसेंजर्स को आप ट्रैवल करवा पाएंगे? एक रफ एस्टिमेट आपका क्या है? देखिए करीबन यदि आप 200 गाड़ियां लें स्पेशल ट्रेन तो 4000 एक गाड़ियों में आते हैं, तो करीबन 8 lakhs straight way, and all these regular train they take around 400 to 500 because already they are filled train, they are occupied train. So I think around 9 to 10 lakhs of people we will be able to then, and we have planned only for 5 lakhs or to 6 lakhs, so will be exceeding about 3 to 4 lakhs. Okay. So this is a good challenge for Indian Railways, and we have planned for it, and all my team is really well tuned up. They are in close coordination with the state government, and CCTVs are about 1200 such CCTVs are well in all the places. Feeds are available, and they are doing a good job, and we are keeping all our finger crossed. और जो हमारा कुंभ है वो अद्भुत है, दिव्य है, अकल्पनीय है, ये सब इन सब बातों को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 16 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए यूपी सरकार ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं। लखनऊ में हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ नव भारत के मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज कुंभ को लोग एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए याद करेंगे। टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत की ग्रुप एडिटर इन चीफ नविका कुमार से खास बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आलोचना करने वाले भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के इस आयोजन को हम लोग प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब तक प्रयागराज में पिछले 15 दिनों के अंदर 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान किए हैं। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की त्रिवेणी के इस संगम में वहाँ पर आस्था की पावन डुबकी लगाए हैं और मेरा अनुमान है कि यह अगले 30 दिनों तक जो आयोजन अभी वहाँ पर चलना है, वहाँ पे इतने श्रद्धालु आएंगे कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के रूप में होगी और यह न केवल भारत की आस्था को बल्कि भारत की परंपरा और गौरवशाली संस्कृति के दर्शन भी लोगों को वहां पर करने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को भी देश और दुनिया के सामने रखने का एक अद्भुत क्षण उत्तर प्रदेश वासियों के पास भी है, प्रयागराज वासियों के पास भी है और ये सभी मिलकर के इस आयोजन को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन जब महाकुंभ प्रयागराज 2025 को विराम मिलेगा तो एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आधुनिकता के एक महासमागम के रूप में इस प्रयागराज कुंभ को लोग याद करेंगे। जो लोग पहले भारत की आस्था को सम्मान नहीं दे पाते थे, नहीं देते थे, अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति के लिए जो लोग बदनाम रहा करते थे, वे लोग भी अब जाकर के प्रयागराज में त्रिवेणी के महासंगम में डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य के भागीदार बनने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी बात है और प्रयागराज तो सबका है, आस्था सबकी है, उसको उसके अनुरूप फल मिलना चाहिए। तो आप इसे जीत समझते हैं सनातन की, लोगों की आस्था की, जिसने वोट बैंक के पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं मात दे दी? देखिए, ये हार और जीत का प्रश्न नहीं है। ये इस बात को साबित करता है कि सनातन पहले भी था, आज भी है और आगे भी इसी प्रभावी ढंग से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए।
और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।